नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो अंदेशा सच निकला जो 3 साल से रह रहकर सामने आता रहता था कि अजीत पवार क्या करेंगे और शरद पवार की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। 3 दिन पहले केवल शरद पवार ने कहा था कि 2019 में हमने देवेंद्र फडणवीस को बेवकूफ बनाया था, अजीत पवार के सिर पर हमने मोहरा रखा था और उससे ऐसी बाजी चली थी कि भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई थी। लेकिन अब वो दांव लगता है कि उलट गया है। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अचानक से एक बैठक करते हैं। बैठक के बाद वो राजभवन पहुंचते हैं। एकनाथ शिंदे पीछे पीछे राजभवन पहुंचते हैं। यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटता है कि पुणे में बैठे हुए शरद पवार और जयंत पाटिल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी के, वो कुछ समझ नहीं पाते और तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले वो भी तुरंत कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन यहां पर 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि यह चाल चली किसने है, एकनाथ शिंदे ने, देवेंद्र फडणवीस ने, या फिर दिल्ली बीजेपी से यानी अमित शाह या नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा की तरफ से यह चाल चली गई है। और अगर यह चाल एक कामयाब चाल मानी जाए तो सवाल यह है कि सफलता का श्रेय किसके माथे पर बंधेगा, देवेंद्र फडणवीस के माथे पर, जेपी नड्डा के माथे पर, या फिर एकनाथ शिंदे के माथे पर। तीसरा सवाल यह है कि क्या अजीत पवार को समर्थन देने का अधिकार है भी या नहीं है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष जरूर है लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो वो समर्थन की चिट्ठी देने के लिए अधिकृत है भी नहीं है। इस पर कानूनी राय ली जा रही है। और इससे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त का है, यह सवाल अब पीछे है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार चलेगी और किसकी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार पहले से चल रही थी और ठीक से चल रही थी। अभी फिलहाल कोई खतरा इस सरकार पर नहीं नजर आ रहा था। फिर अचानक से अजीत पवार को अपनी तरफ खींचने की वजह क्या हो सकती है, तो इसकी वजह के लिए आपको 3 साल पहले लौटना पड़ेगा, जब महाविकास अघाड़ी का गठन हो रहा था। और तब शरद पवार ने, जब 2 दिनों के लिए अजीत पवार को शपथ दिलाई गई थी, तब शरद पवार ने यह कहा था कि यह सरकार चलने वाली नहीं है, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चुनाव की तैयारी कब करनी पड़ेगी। और इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या महाराष्ट्र में समय से पहले विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे, और क्या विपक्षी एकता की बौखलाहट है इस पूरे बदले हुए समीकरण में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे कि यह विपक्ष की मोर्चेबंदी से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो सरकार, राज्य सरकार महाराष्ट्र की ठीक ठाक चल रही थी, बिना खतरे के चल रही थी। हां, आपस में सिर्फ उठव्वल जरूर थी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कभी नहीं पटी। इस सरकार के बनने के बाद महीने भर से ज्यादा समय तक मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ था, आपको याद हो तो। और अभी भी बहुत ज्यादा खींचतान चल रही थी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। गुजरी हुई रात मुलाकात हुई थी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन यह इतने बड़े घटनाक्रम में बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता था। तो राजनीतिक भविष्य किसका खतरे में है? आपको लग रहा होगा कि शरद पवार का खतरे में है, क्योंकि फिलहाल जो सामने नजर आ रहा है वो यही कि एनसीपी टूट गई है। वैसे ही टूट गई है जैसे उद्धव की शिवसेना टूट गई थी, या हम कहें कि यह जो पूरी घटना है यह उसकी प्रस्तावना है, उसका प्रीफेस है, उसकी भूमिका है। और इसके बाद जो होगा वो ये कि एनसीपी दरअसल शरद पवार के रहते हुए ही उनके हाथ से छिन जाएगी और अजीत पवार उसके अध्यक्ष बन बैठेंगे। ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक बुनियादी अंतर है, और वो ये कि उद्धव ठाकरे एक नए नवेले नेता की तरह तब थे। उनकी समझ में राजनीति की बहुत सारी चालें उस समय नहीं आती थी। लेकिन शरद पवार खेले खाए अघाए आदमी है राजनीति के। कौन सी चाल कब चलनी है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे मिलना है, किससे कतराना है, ये सारी चीजें शरद पवार से ज्यादा बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में न कोई जानता है, न किसी को यह कला आती है। तो शरद पवार क्या
इस धोखे को, अगर हम कहें कि उनके भतीजे ने उनको धोखा दिया है, तो क्या इस धोखे को वो स्वीकार कर लेंगे या फिर इस पर पलटवार करेंगे? और अगर वो पलटवार करेंगे तो फिर उनके मोहरे क्या होंगे? इसमें जो पहली चीज है वो ये है कि अदालत का रास्ता एकदम तय मानिए कि यह मामला कोर्ट में जाने वाला है और अगली सुबह चला जाए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि अजीत पवार को इसका अधिकार है कि नहीं कि वो जाकर किसी भी विधायक का या कितने भी विधायक का जाकर समर्थन की चिट्ठी सौंपाए। क्या इसके लिए पार्टी की बैठक मैं आपको बता दूं कि जो बैठक बुलाई थी अजीत पवार ने अपने घर पर, जिसमें लगभग 25 विधायक शामिल हुए, वो विधायक दल की भी बैठक नहीं थी आधिकारिक तौर पर, वो विधायकों की बैठक थी। विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को होता है, और अगर हम मान लें कि अजीत पवार को भी था तो इसके लिए उनको एक औपचारिक चिट्ठी जारी करनी पड़ेगी कि हम विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं और इसमें प्रदेश अध्यक्ष से कंसल्टेशन होना चाहिए, इसकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को होनी चाहिए। यह सब प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं? और अगर यह सब प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है तो फिर यकीन मानिए अजीत पवार फंस चुके हैं। और अजीत पवार इसलिए फंस चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, या कहिए उसका जो कहना था, उसको याद करिए। क्या कहा था? यही कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता, उस समय उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता, तो आज स्थितियां कुछ और होती, इस फैसले के मानी कुछ और होते। वो गलती एनसीपी ने नहीं दोहराई है। शरद पवार इसका आकलन कर रहे हैं, विधि विशेषज्ञों से, कानून विशेषज्ञों से, लीगल एक्सपर्ट से इस पर सलाह ली जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अजीत पवार ने एक चाल चली जरूर है, लेकिन वो चाल उतनी ही सीधी है जितनी अभी नजर आ रही है, यह कोई नहीं कह सकता। शरद पवार से बड़ा राजनीति का खिलाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में किसी को नहीं कहा जाता। उनके विरोधी भी मानते हैं इस बात को, और उनकी उदूली करने की ताकत अभी महाराष्ट्र की राजनीति में किसी के नहीं है। जो चौथी बात है वो ये कि यह लड़ाई जो है, यह अजीत पवार, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस की नहीं है, यह 1-to-1 शरद पवार और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। जब गठन हुआ था, क्योंकि उस सरकार में जो 3 दिन के लिए केवल चली थी, और यही अजीत पवार तब चले गए थे, इसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी व्यक्तिगत हार की तरह लिया था। उसके बाद शरद पवार के साथ कभी भी रिश्ते सहज नहीं रहे नरेंद्र मोदी के साथ। तो इस बार भी यह लड़ाई नरेंद्र मोदी और शरद पवार की, और बहुत सोच समझकर इतवार के दिन, संडे के दिन, जब कोर्ट बंद है, तब यह चाल चली गई है। तब अजीत पवार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, या कहें देवेंद्र फडणवीस ने या जेपी नड्डा ने, यह चाल चली है महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को डीएस्टेबलाइज करने का। यह विपक्षी एकता की ताकत को तोड़ने की यह कोशिश तो है, यह शरद पवार पर व्यक्तिगत हमले की तरह है, और शरद पवार ऐसे ही लेंगे। पवार मानेंगे कि उनको नीचा दिखाने की यह कोशिश की गई है। वो हरगिज नहीं मानेंगे कि अकेले यह अजीत पवार की ताकत है कि वो एनसीपी पर कब्जा करने के बारे में सोचने लगे, वो भी केवल 1 महीने के बाद, जब सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और तब जब घोषणा हुई थी सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का, तब वहां से निकल गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अजीत पवार मिलते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनकी लगातार बैठकें होती रही थी, और उसके बाद अचानक से वो फैसला करते हैं कि नहीं, हमें एनसीपी के खिलाफ जाना है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाना है। आखिर में केवल इतना नजर रखिए, नजर बनाए रखिए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर, यह रास्ता इतना सीधा नहीं है अजीत पवार का, और ना ही शरद पवार इसको इतने सीधे तरीके से मानने को तैयार होंगे। अगले 3 दिन में, 4 दिन में यह राजनीति और दिलचस्प होगी, और शरद पवार जो चाल चलेंगे, सबकी नजर इस बात पर है कि शरद पवार क्या करते हैं और क्या कहते हैं। अजीत पवार, एक बात जो आखिरी तौर पर तय है कि उनका बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, एकनाथ शिंदे ने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया है, और आने वाले दिनों में अजीत पवार का कद, आने वाले चुनाव के हिसाब से उनका कद छोटा हो गया है। जितनी कद उनकी ऊंचाई सुबह थी, उतनी अभी नहीं है। इस समय अगर पवार के बाद सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आते हैं
तो उद्धव ठाकरे नजर आते हैं। अजीत पवार ने बहुत सारी संभावनाओं का अंत कर लिया है और अगर एक तरीके से कहें तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।